हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? बढ़िया। एग्ज़ाम गया सेमेस्टर 1 का बीकॉम सेमेस्टर 1 FY UGP प्रोग्राम के अंदर जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला था वो सब लोगों का अकाउंट्स बहुत अच्छा गया है, क्योंकि हमने जो मॉडल पेपर जारी किया था थ्योरी के क्वेश्चन मॉडल पेपर से आए और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उसका भी पैटर्न सेम मॉडल पेपर से मिल रहा था। और इसीलिए बच्चों का बहुत डिमांड है कि सर बाकी जो IRC पेपर है उसका कब आप मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। तो देखिए IRC पेपर का हम लोग मॉडल पेपर अपना लेकर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी जारी कर चुका है अपना एक मॉडल पेपर और हम लोग भी अपना एक मॉडल पेपर बना रहे हैं। और आपके यूनिवर्सिटी से फार बेटर मेरा मॉडल पेपर होगा, क्योंकि आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, क्वेश्चन एंड आंसर दोनों का दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा मॉडल पेपर में। तो अब हम लोग एक एक करके सारे, चूँकि IRC पेपर ज़्यादा है और आप सब जानते हैं कि IRC पेपर ज़्यादा होने के कारण सारे का मॉडल पेपर एक ही दिन में रिकॉर्ड करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मेरे ऑफलाइन भी क्लासेस हैं और ऑफलाइन क्लासेस के बाद हम आपके लिए फ्री सर्विसेज दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। तो थोड़ा समय लगेगा, 1 से 2 दिन के अंदर, यानी कल शाम तक मैक्सिमम मॉडल पेपर कल शाम तक अपलोड हो जाएंगे। 2 फरवरी के शाम तक मैक्सिमम मॉडल पेपर का एक सेट तो आपके पास पहुँच ही जाएगा। तो आज हम लोग जो मॉडल सेट लेकर आ रहे हैं IRC पेपर का, वो लेकर आ रहे हैं कॉमर्शियल लॉ का। कॉमर्शियल लॉ बहुत कम लोग सेलेक्ट किए हैं, मैक्सिमम लोगों का बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये मैं भी जानता हूँ। तो कॉमर्शियल लॉ में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह का पैटर्न होगा और कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो चलिए एक बार कॉमर्शियल लॉ को थोड़ा डिस्कस कर ले। बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। कॉमर्शियल लॉ का ही पुराना नाम है बिजनेस लॉ। पहले ये बिजनेस लॉ के नाम से आता था। किस नाम से आता था? बिजनेस लॉ के नाम से। अब इसका नाम हो गया कॉमर्शियल लॉ। बात एक ही है, बिजनेस और कॉमर्स एक ही बात होता है, कहीं कोई चेंज नहीं है, बस खाली नाम चेंज है, बाकी अंदर के कंटेंट सारे सेम है, अंदर कहीं कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ऊपर का नाम चेंज है। मतलब यही है कि धनिया पत्ता ऊपर से छीट दिया गया, बाकी प्रोडक्ट वही है, पुराना वाला ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉ पढ़ने से पहले आपको इसमें देखिए मॉडल सेट 1 हम लोग अगर देख रहे हैं, कॉमर्शियल लॉ का मॉडल सेट 1 ग्रुप ए में आपको मालूम है 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों के आंसर करने 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं। ग्रुप बी में आपको 7 पूछे जाते हैं, 4 का जवाब देना है, बट यहाँ हम 7 का 7 देंगे ताकि 7 क्वेश्चन आप तक पहुँचे। तो ग्रुप ए में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले बोलता है कि राइट द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो याद रखिएगा कि सबसे पहले यहाँ कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप समझेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले एग्रीमेंट चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। यहाँ ध्यान देखिए, सबसे पहले चाहिए प्रपोजल, प्रस्ताव। ऐसा नहीं कि गए किसी को बोले कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, चलो कोर्ट, सीधा उठाए और चलो कोर्ट, कि ज़मीन तुमसे खरीदना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तुमसे ज़मीन खरीदने का, या तुमको पार्टनर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो डायरेक्ट उठा के नहीं ले चले जाते हैं। सबसे पहले उसको क्या देते हैं? प्रपोजल देते हैं, प्रस्ताव देते हैं कि भाई साहब हम आपकी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, आपकी ज़मीन हम खरीदना चाहते हैं, आप बताओ उस ज़मीन को कितने में बेचोगे, कोई दिक्कत है? और अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया, नहीं उसको अच्छा लगा तो प्रपोजल एक्सेप्ट किया, तो बन जाएगा प्रपोजल क्या? प्रॉमिस, वचन बन जाता है। और जब प्रॉमिस होता है तो तय होता है कंसीडरेशन, प्रतिफल, रुपया पैसा तय होगा ना। ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले प्रपोजल रखा कि मैं आपकी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, उसने कहा हाँ खरीद, कोई दिक्कत नहीं हम बेचेंगे। उसके बाद जैसे ये दोनों तय होगा वैसे तय होगा कितने रुपये में, और जब कंसेशन तय होता है उसके बाद तय होता है, बनता है एग्रीमेंट। क्या बनता है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट अगर सही रहा, यानी वैलिड रहा, सही रहा, तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। इसको अच्छे समझिएगा। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का भी डेफिनेशन पूछ रहा है, एग्रीमेंट का भी पूछ रहा है, दोनों को एक बार समझा देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या बोलता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज़ मेड डायरेक्टली। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो डायरेक्टली बनता है, या बोला जा सकता है एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक से सुनिएगा, ऐसा एग्रीमेंट जो कानून के हिसाब से सही होगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर ठहराव कानून के हिसाब से सही होगा तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और यहाँ बोल रहा है कि एग्रीमेंट क्या होगा? तो एग्रीमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रपोजल, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। बोल सकते हैं ना कि एग्रीमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रपोजल, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। जो ठहराव है वो मिक्सअप है, योग है। किसका योग है? प्रस्ताव का, स्वीकृति का और प्रतिफल का। प्रस्ताव और स्वीकृति, प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल को योग कर दें, जोड़ दें, तो क्या निकल जाएगा? एग्रीमेंट। या बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट इज द रिजल्ट ऑफ प्रपोजल, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। एग्रीमेंट इज द रिजल्ट ऑफ प्रपोजल, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। आप बाकी यहाँ लिखा हुआ डेफिनेशन आप भी लिख सकते हैं। पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप मीन्स बोलता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स।
पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, साझेदारों के बीच जो संबंध होगा वो साझेदारी कहलाएगा। साझेदारों के बीच जो संबंध होगा वो साझेदारी कहलाएगा। जैसे दो फ्रेंड्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो फ्रेंडशिप कहलाता है, उसी तरह दो पार्टनर के बीच जो संबंध होता है वो पार्टनरशिप कहलाता है। ये संबंध बनता कैसे? एग्रीमेंट से। टूटता कैसे? एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट बनेगा, रिलेशन बन गया, एग्रीमेंट टूट गया, रिलेशन खत्म हो गया। तो पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन, या पार्टनरशिप इज़ दैट रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर के बीच में जो भी रिलेशन होगा वो पार्टनरशिप कहलाएगा। अब सेल क्या होता है बताइए? तो सेल का मतलब होता है कि या तो आप किसी को बेचे या बेचने के लिए तैयार हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, सेल का मतलब क्या होता है कि या तो आप किसी प्रोडक्ट को बेच दिए या बेचने के लिए तैयार हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, बिक्री। सेल मीन्स, ध्यान दीजिएगा, सेल ऑफ गुड्स और एग्री टू सेल ऑफ गुड्स। सामान जैसे मार कर हम बेचना चाहते हैं तो ये पेन अगर हम बेचेंगे तो भी सेल कहलाएगा। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मालिकाना हक चला जाए, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए तो इसको सेल बोलते हैं। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्वामित्व का हस्तांतरण बिक्री कहलाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्वामित्व का हस्तांतरण क्या कहलाता है? बिक्री कहलाता है। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर भैया मालिकाना हक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, दैट मीन्स सेल हो रहा है वो। अब ध्यान देना, सेल के अंदर बोलता है सेल इंक्लूड्स सेल ऑफ गुड्स और एग्री टू सेल ऑफ गुड्स। अगर कोई व्यक्ति बेच दिया तो ठीक है, और अगर बेचने के लिए एग्री हुआ है वो भी सेल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ लिखा है एजेंसी क्या है? एजेंसी इज एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंसी इज ए एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल को एम्प्लॉयर भी बोलते हैं, देखिए लिखा भी है। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर दैट मीन्स प्रिंसिपल, मालिक, एंड एजेंट इज कॉल्ड एजेंसी। जो मालिक होगा और जो एजेंट होगा उनके बीच जो एग्रीमेंट बनेगा वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? एजेंसी कहलाएगा। ये हम लोग 5 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन देख लिए। एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है और इसके आवश्यक लक्षण बताइए। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब बनेगा? अभी हम लोग डिस्कस किए थे। एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए थोड़ा अच्छा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बताए थे प्रपोजल, ये तो आप जानते हैं। फिर बताए थे प्रॉमिस, फिर बताए थे कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के बाद क्या बताए थे? एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट से यहाँ जो ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक वर्ड आता है वैलिड। वैलिड मतलब वैध, सही होगा ना। अगर एग्रीमेंट आपका सही होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। तो ये जो एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने के सफ़र में बीच में जो गैप है ना, उस गैप को ही हम लोग को पढ़ना है। बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो बोलता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर कोई एग्रीमेंट कानून के हिसाब से सही होगा तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वही बात यहाँ लिखा कि अगर कोई एग्रीमेंट कानून के हिसाब से सही होगा, ठीक होगा, तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से आवश्यक लक्षण है? तो बताइए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहला आवश्यक लक्षण है कि एक से ज़्यादा पार्टी होना चाहिए। एक अकेला पार्टी किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा? दूसरा ठहराव, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। बिना एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बन सकता है विदाउट एग्रीमेंट्स, यानी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सारे कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट होंगे, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रहे होंगे, क्योंकि एग्रीमेंट के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो बोलता है कि एग्रीमेंट इज़ नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। उसके नीचे है लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ द एग्रीमेंट। यहाँ थोड़ा अरेंजमेंट लिख दिया गलती से, यहाँ एग्रीमेंट होना चाहिए, सुधार लीजिएगा आप लोग। लीगल इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि अगर एग्रीमेंट बना है तो एग्रीमेंट लीगल इन्फोर्समेंट होना चाहिए, यानी कानूनी रूप से बाध्य होना चाहिए। हंसी मजाक में एग्रीमेंट नहीं कि जाओ हम हार जाएंगे तो मेरा गाड़ी ले लेना। हंसी मजाक में बोल दिए तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। एग्रीमेंट बन गया भैया तो लीगल इन्फोर्समेंट ले लेंगे अगर हार जाओगे तो। आगे क्या बोलता है? वैधानिक उत्तरदायित्व, एस्टेब्लिशमेंट टू लीगल रिलेशन। देखिए वही आपको समझा रहे थे कि हंसी मजाक नहीं होना चाहिए सर, लीगल रिलेशन है या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप हार गए तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये सारे सर तो बेसिक फीचर्स थे, बेसिक लक्षण थे। हम लोगों को जो मेन लक्षण पढ़ना है वो ये पढ़ना है। क्या क्या लक्षण है ध्यान दीजिएगा। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं? नहीं, वैसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जिनमें ये 4 क्वालिटी होता है।
अगर एग्रीमेंट के जो दो पार्टी होंगे, एग्रीमेंट होगा दो पार्टी होगा, कोई बेचने वाला कोई खरीद रहा होगा, तो जो दोनों पार्टी एग्रीमेंट के हैं, दोनों पार्टी में पहला चीज़ है अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कैसे क्षमता हम देखेंगे कि पार्टी में क्षमता है कि नहीं। तो एग्रीमेंट करने वाले जो दोनों पार्टी होंगे या कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो दोनों पार्टी होंगे, उनके अंदर 3 क्षमता होती है। पहला वह स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति होने चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति, मतलब दिमाग से ठीक ठाक होना चाहिए, पागल, शराबी, है ना, और जन्मजात मूर्ख, ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसका उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करने वाले दोनों पार्टी का उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए, पहला, जिसको बोलते हैं मेजर पर्सन। दूसरा बोलता है स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति होना चाहिए। और तीसरा बोलता है कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किसी अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया गया अनुबंध करने के लिए। वैसे लोग 3 फिर क्षमता फिर रिपीट कर रहे हैं। 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति होना चाहिए, अगर उससे कम है तो क्षमता नहीं रखता है। स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति है तो ठीक है, नहीं अगर पागल टाइप का व्यक्ति है तो क्षमता नहीं रखता कोई भी अनुबंध करने का। और तीसरा, किसी भी दूसरे अधिनियम से अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए, अगर अयोग्य घोषित है तो वो भी अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। सहमति होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। सहमति और स्वतंत्र सहमति में क्या अंतर है? सहमति मतलब उसकी इच्छा होनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करा सकते आप। और सहमति स्वतंत्र रहनी चाहिए, वो अपने मन से इच्छा से, अपनी इच्छा से बोल रहा है कि हाँ हम करना चाहते हैं, हम ज़मीन बेचना चाहते हैं, हम पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, हम ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से बोलेगा। और वो इच्छा क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए एकदम। उसके बाद बोलता है लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हमारा उद्देश्य जो हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने का उद्देश्य है, वो कानूनी रूप से सही होना चाहिए, और जो उसके बदले में हमको प्राप्त हो रहा है वो भी कानूनी रूप से क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। और नीचे लिखा है कि जो भी आप एग्रीमेंट बना रहे हैं वो इस देश के किसी अधिनियम द्वारा व्यर्थ घोषित नहीं होना चाहिए, यानी इस देश का कोई कानून उस कॉन्ट्रैक्ट को गलत नहीं मानेगा, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट सही बनेगा। तो ये आवश्यक लक्षण है आपके कॉन्ट्रैक्ट के। अब लोग चलते हैं कि गिरवी तथा प्लेज तथा बेलमेंट में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। प्लेज मतलब, गिरवी मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी से कर्ज लेते हैं तो क्या करते हैं? उसके पास कुछ सामान रख देते हैं। कर्ज लेते हैं तो उसके पास कुछ सामान रख देते हैं कि भैया जब हम कर्ज चुकाएंगे तो सामान लेके जाएंगे, उसको बोलते हैं गिरवी, प्लेज रखना। और बेलमेंट का मतलब क्या होता है? गिरवी समझ गए? गिरवी का मतलब है कि हम जब किसी से कोई कर्ज लेते हैं तो उसके पास हम कोई ना कोई प्रॉपर्टी क्या करते हैं? छोड़ देते हैं कि भैया तुम्हारे पास ही रहेगा, तुम रखो इसको। तो जब हम कोई प्रॉपर्टी किसी के पास छोड़ देते हैं, गिरवी रख देते हैं लोन लेने के बदले में, तो उसको हम लोग गिरवी बोलते हैं। ये तो सब जानते हैं। ये वर्ड नया, निक्षेप। निक्षेप का मतलब होता है कि जब हम कुछ खास उद्देश्य से, ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी विशेष उद्देश्य से किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति लेते हैं और उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद संपत्ति को वापस कर देते हैं, तो ऐसे काम को हम लोग क्या बोलते हैं? बेलमेंट बोलते हैं। बेलमेंट मीन्स टेकिंग एसेट्स फ्रॉम समवन फॉर सम पर्पस, एंड जैसे ही आपका पर्पस कंप्लीट होगा आप सामान को क्या करते हैं? रिटर्न कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। टेंट हाउस हमने 4 दिन के लिए किसी से किराए पर लिया। मेरा उद्देश्य क्या था कि हमारे यहाँ शादी का फंक्शन है भैया, शादी का फंक्शन कंप्लीट होगा, टेंट हाउस वापस कर देंगे। तो बताइए, अगर हम किसी से किराए पर कोई संपत्ति लेते हैं और कुछ समय के बाद जब मेरा उद्देश्य पूरा हो जाता है संपत्ति वापस कर देते हैं, ऐसा जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को बोलते हैं बेलमेंट। क्या बोलते हैं? बेलमेंट। जैसे हम कपड़ा सिलने के लिए किसी को दिए, तो सिलने के लिए दिए तो हम दिए ना कि भाई 10 दिन के बाद तुमको सिलाई करके दे देना, तो हम उसको एक पर्पस के लिए दिए, जैसे पर्पस पूरा होगा हम सामान वापस ले लेंगे। साइकिल किसी को बनाने के लिए दिए, ये बेलमेंट है, साइकिल बन जाएगा हम वापस लेके चले जाएंगे, इसको बोलते हैं बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये खास उद्देश्य के लिए हम आपको दे रहे हैं, उद्देश्य पूरा होते ही हम अपना संपत्ति वापस ले जाएंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? निक्षेप बोलते हैं, बेलमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो सबसे पहले बोलता है कि जमानत के रूप में, तो भैया इसमें तो जमानत होता है, लोन आप लीजिएगा तो सिक्योरिटी में दे देना पड़ेगा। बोलता है इसमें ऋण के चुकाने अथवा वचन के निष्पादन के लिए जमानत के रूप में माल रखा जाता है, लेकिन इसमें जमानत के रूप में माल नहीं रखा जाता है, इसमें जमानत के रूप में कोई माल नहीं रखा जाता है। उपयोग का अधिकार, अच्छा बताइए, लोन लिए आपसे और जमानत में कोई चीज़ रख दी है, तो क्या उस जमानत में रखे हुए चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? मोटरसाइकिल आपके घर छोड़ दी जाइए, जब तक पैसा नहीं चुकाएंगे मोटरसाइकिल नहीं लेके जाएंगे, तो इस्तेमाल किया जा सकता है? तो बोलता है कि नहीं, गिरवी में जमानत के रूप में रखी गई वस्तुओं के उपयोग का अधिकार नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम मोटरसाइकिल रख दिए, मेरा मोटरसाइकिल रगड़ रहे हैं आप, गलत बात है। हम ब्याज देंगे ना जी, ब्याज दे रहे हैं आपको, आपका कर्जा वापस करेंगे, मेरी संपत्ति को आप छू नहीं सकते। तो गिरवी रखे हुए संपत्ति का उपयोग का अधिकार नहीं होता है, और निक्षेप प्रायः वस्तुओं का उपयोग किए जाने के लिए ही होता है, यानी बेलमेंट जो होता है सामान को यूज करने के कारण ही होता है। विक्रय का अधिकार, बताओ, गिरवी को सामान रखेंगे तो बेच दीजिएगा? गिरवी रखा हुआ सामान को कोई बेच सकता है? नहीं। किस कंडीशन में बेच सकता है? जब लोन देने से फेल हो जाएगा। अगर गिरवी रखे हैं और कोई व्यक्ति लोन देने से फेल हो जाता है
तब हम उसके सामान को बेच सकते हैं। हम दिए हैं कि 3 महीना में वापस कर देना, नहीं कर रहा है, फिर 1 महीना टाइम दिए नहीं कर रहा है, तो फिर बेच देंगे उसकी संपत्ति को। लेकिन इसमें बोलता है इसके अंतर्गत केवल पूर्वाधिकार प्राप्त होता है, बेचने का सवाल ही नहीं होता है, सिर्फ हम आपको इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। प्रतिफल, उसके बदले में क्या मिलता है, तो गिरवी के लिए प्रतिफल का होना जरूरी है, बिना प्रतिफल का गिरवी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए प्रतिफल का जरूरत नहीं, फ्री में भी हम लोग दे देते हैं, बेलमेंट फ्री में भी होता है। जैसे हमारे पड़ोस में कुछ मेहमान आ गए ज़्यादा, तो वो हमारे घर से कुर्सी लेते चले गए कि भैया आज हमको 2 घंटा के लिए कुर्सी दे दीजिए, 2 घंटा मेरे मेहमान चले जाएंगे, कुर्सियाँ वापस कर देंगे। यही नहीं होता है बेलमेंट में। बेलमेंट में एक खास उद्देश्य के लिए वस्तु को लेते हैं और उस उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद वापस कर देते हैं। तो बेलमेंट फ्री भी हो सकता है और चार्जेबल भी हो सकता है। और उसके नीचे गिरवी के अनुबंध में माल की सुपुर्दगी बाद में भी की जा सकती है, यानी गिरवी में माल बाद में भी दिया जा सकता है, लेकिन निक्षेप बोलते माल का निक्षेप किए बिना निक्षेप अनुबंध हो ही नहीं सकता। तो माल पहले हम लोग देंगे तभी निक्षेप का अनुबंध होगा। ये हम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन था ग्रुप ए के अंदर। अब ग्रुप बी, पार्टनरशिप क्या है, उसके अधिकारों का वर्णन करें। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत होगा, पार्टनरशिप में पढ़ के आए 12th में, क्लास 12th में, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। साझेदारी क्या है, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, साझेदारों के बीच जो संबंध होता है वो साझेदारी कहलाता है। और जो साझेदारों के बीच संबंध होता है उसके विशेषताएं पूछ रहा है कि विशेषताएं बताइए। तो देखिए विशेषता आपके पास है, 2 या 2 से अधिक पर्सन होने चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए, और कारोबार को उद्देश्य लाभ कमाना और आपस में बांटना होना चाहिए, कारोबार का संचालन सब लोग करें या सब में से मिलकर कोई एक करे, ये सब जानते हैं कि नहीं। प्रत्येक साझेदार अपने फर्म का एजेंट भी होता है और मालिक भी होता है। अब एक करके 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध जो होता है वो पार्टनरशिप होता है। साझेदारों के अधिकार क्या होते हैं, तो 2 तरह के अधिकार हैं साझेदारों के। पहला अधिकार ध्यान दीजिएगा, सामान्य अधिकार जो अनुबंध द्वारा बदले नहीं जा सकते हैं। ऐसे अधिकार जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट से नहीं बदल सकते। तुम एग्रीमेंट बदल दोगे तो क्या मेरा अधिकार बदल जाएगा, ऐसे अधिकार नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। और कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिसको अनुबंध द्वारा बदले जा सकते हैं। तो ये देखिए 1 से लेकर 5 तक जो अधिकार है वो कभी भी नहीं बदलेगा। अब मेरा अधिकार है लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार, मेरा अधिकार है खाता बही चेक करने का अधिकार। तुम कितनों कॉन्ट्रैक्ट बदल दो, मान लो 8 पार्टनर है, 7 एक तरफ हम एक तरफ, बार बार वो कॉन्ट्रैक्ट ही बदल दे रहा है, तो उससे क्या मेरा अधिकार खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बदलने से ये सब अधिकार, हाँ कॉन्ट्रैक्ट बदलने से ये खत्म होगा कि मेरा हिस्सा कम हो जाएगा। पहले 3 मान लो 1/3 हिस्सा मिलता था, अब हमको हो सकता है 1/2 दे देगा, 1/5 दे देगा। हिस्सा बदल सकता है, पावर बदल सकते हैं, लेकिन कुछ अधिकार हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से भी बदलते नहीं हैं। ये अधिकार हर पार्टनर के पास होता है। ये ऐसे अधिकार होते हैं जिसको कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम बदल सकते हैं। जैसे कौन चलाएगा बिजनेस, तो मान ली पहले एक्स चला रहा था, बाद में हम लोग एग्रीमेंट फाड़े, नया एग्रीमेंट बनाए, उसमें वाई को बढ़ा दिए। तो एग्रीमेंट से जो अधिकार बदल सकते हैं पार्टनर के, वो अधिकार ये 5 है। लेकिन एग्रीमेंट से भी नहीं बदलेगा, ऐसे अधिकार ऊपर लिखे हुए थे, तो आप इसको आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे अधिकार जो एग्रीमेंट से नहीं बदले जा सकते हैं और ऐसे अधिकार जिसे एग्रीमेंट से बदला जा सकता है। मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को दिक्कत होगा पार्टनरशिप वाले में। अब देखिए क्वेश्चन है, वस्तु विक्रय अधिनियम से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। भारत में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में पास किया गया, और ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 से टूट के बना हुआ है। और कब बना है, 1930 में। इसमें हम लोग लेते हैं किसको कवर करते हैं, सेल ऑफ गुड्स को। सेल ऑफ गुड्स का मतलब है कि या तो आप सेल कर दिए, बेच दिए, या बेचने के लिए तैयार हुए। अगर किसी वस्तु को या तो आप बेच देते हैं या बेचने के लिए रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स। अब बोला इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं उसका वर्णन कीजिए। तो इसकी विशेषताओं में क्या क्या आता है, तो पहला बायर एंड सेलर होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता, गुड्स होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए, मालिकाना हक। सेल का मतलब क्या होता है, सेल मीन्स ऑनरशिप ट्रांसफ़र। हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर कोई सामान बेच रहा है, मतलब मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं कि अब इसके मालिक वही रहेगा। उसके नीचे है विथ और विदाउट कंडीशन। सेल दोनों साथ हो सकता है, कंडीशन के साथ भी हो सकता है, विदाउट कंडीशन। यानी सेल जब हम करेंगे शर्त सहित भी होता है और शर्त रहित होता है। जैसे मोबाइल वाला कंपनी सेल करता है तो शर्त सहित सेल करता है कि पानी में डुबा के लाओगे तो हम नहीं वापस लेंगे। और कोई है बोलता है कोई दिक्कत नहीं, कोई कंडीशन ही नहीं है। तो कुछ लोग सेल करते हैं कंडीशन के साथ, कुछ लोग सेल करते हैं कंडीशन के बिना। क्या आप अगर ऐसे यूज़ करेंगे तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो 2 तरह से हो सकता है, कंडीशन के साथ भी और कंडीशन के बिना भी। उसके नीचे है विक्रय तथा भावी विक्रय दोनों में सम्मिलित होता है। यानी अभी आप बेचो या फ्यूचर में बेचो, हर जगह पे सेल आपका शामिल होता है। सेल मीन्स प्रेजेंट सेल और फ्यूचर सेल दोनों आता है। एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, अदद विक्रेता क्या है और उसके अधिकारों का वर्णन कीजिए। अदद विक्रेता मतलब ऐसा व्यक्ति जो माल बेचा है और पैसा नहीं मिला है। फिर से सुनिए, अगर हम किसी को पढ़ा दिए और हमको कोई फ़ी नहीं दिया तो हम अदद विक्रेता कहलाएंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा,
अगर मैंने किसी को माल बेच दिया 1 लाख रुपए का और वो आदमी हमको पैसा नहीं दिया तो हम सेलर हम ही ना हैं। तो कौन से सेलर हैं? अदत्त विक्रेता है, इसको बोलते हैं अनपेड सेलर। ऐसा सेलर जो माल तो बेच दिया लेकिन उस माल का उसको पैसा नहीं मिला है, तो ऐसे सेलर को कौन सा सेलर बोलते हैं? अनपेड सेलर बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो माल तो बेच दिया लेकिन उसे उस माल का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे सेलर को हम लोग बोलते हैं अनपेड सेलर। अब बोलता है इसका अधिकार क्या है? भैया माल बेच दिया, पैसा नहीं दिया तो मेरा क्या अधिकार है? मेरा 2 चीज़ पर अधिकार हो सकता है, माल पर भी अधिकार हो सकता है और जो क्रेता है खरीदने वाला उस पर भी अधिकार हो सकता है। तो बोलता है माल पर देखिए, क्रेता के विरुद्ध अधिकार हम क्या कर सकते हैं? बायर का अगर हम लोग को पर्सनली बोले तो फाइटिंग शुरू कर देंगे, ये मारपीट कर देंगे। लेकिन लीगल पावर आपके पास क्या है? एक सेलर, जैसे हम अगर 5 करोड़ का माल बेच दिए किसी कंपनी को उधार में, तो मेरा उस कंपनी के ऊपर क्या पावर है, क्या क्या कर सकते हैं? देखिए क्या क्या कर सकते हैं। पहला, प्रेजेंटिंग सूट फॉर द वैल्यूज, मूल्य के केस करेंगे मूल्य के लिए पहला। दूसरा, सूट फॉर डैमेजेज, अगर कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए केस करेंगे। बोलता है राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, हम लोग बिना एक डेट से पहले भी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे 3 साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमको आज लगा कि नहीं पैसा दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आज ही कैंसिल कर देंगे। ब्याज के लिए कैंसिल केस कर सकते हैं। अब बताओ हम माल के लिए क्या कर सकते हैं? माल के विरुद्ध मेरा क्या अधिकार है? तो पहला, इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स, हम लोग अगर ट्रांसफ़र हो गया, मालिकाना हक हम दे दिए तो सामान तो हम चूँकि ऑनरशिप दे दिए तो सामान तो उसके हाथ में आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं? तो बोलता है कि लेन ऑफ गुड्स कर सकते हैं, विशेषाधिकार कर सकते हैं, रास्ते में रोक सकते हैं अगर नहीं पहुंचा है तो। लेकिन अगर माल उसको दे दिए पुनः विक्रय कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं। हम सामान अगर पकड़ लिए तो रीसेल कर देंगे कि भैया पैसा नहीं तुम दे रहे हो तो हम बेच देते हैं। और ये हम लोग सब जानते हैं कि अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है तो आदमी उसके सामान को पकड़ता और बेच देता है। लेकिन अगर सामान नहीं पकड़ा पाया तो फिर ये काम करेगा, क्रेता के विरुद्ध वाला काम करिए, केस कीजिए जाके। यही ऑप्शन एक विक्रेता के पास रहता है जब वो उधार माल बेच देता है। अब बोल रहा है गारंटी अनुबंध क्या है और यह हानि रक्षा से कैसे अलग है? तो 2 तरह का अनुबंध होता है, एक होता है इंडेमनिटी, एक होता है गारंटी। अब समझिएगा दोनों के बीच में अंतर तब समझ में आएगा। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि क्षतिपूर्ति, इसको बोलते हैं। हानि रक्षा मतलब अगर कोई लॉस होगा तो आपको हम देंगे। जैसे अभी सिंपल बता देते हैं, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, जैसे LIC क्या करता है, इंश्योरेंस, आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा है कार का, तो कार का इंश्योरेंस वाला कौन सा इंश्योरेंस है? इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कार की कंपनी ये बोलती है ना, इंश्योरेंस की कंपनी, कि अगर तुम्हारा गाड़ी डैमेज होगा तभी पैसा देंगे और नहीं तो पैसा नहीं देंगे। मतलब किसी एक विशेष घटना के घटने के बाद अगर कोई पैसा दे और बोलता है कि अगर वो घटना नहीं घटा तो पैसा नहीं देंगे, इसको बोलते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। यानी कभी भी कंपनी ये नहीं बोलता कार हम आपको देंगे, वो बोलता है कार अगर चल रही है रास्ते में तो उससे जो हानि होगी ना, उस हानि से हम रक्षा करेंगे। मतलब अगर 5,000 रुपये का लॉस हो गया कार में तो वो 5,000 हम आपको चुकाएंगे, तो उसको बोलते हैं हानि रक्षा अनुबंध। और गारंटी तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ गारंटी होती है कि हाँ आपको मिलेगा। तो ये गारंटी कॉन्ट्रैक्ट बैंक में हम लोग देते हैं। बैंक में नहीं होता है, कोई व्यक्ति लोन ले रहा है तो बोलता है गारंटर खड़ा करो, तो एक आदमी चाहता है कि सर हम गारंटर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट वही हुआ। तो एक करके अंतर लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या आता है। तो बोलता है इंडेमनिटी है ये, और वो गारंटी है। तो बोलता है डेफिनेशन, बोलता है इन केस ऑफ द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, मतलब सिंपल है, याद रखना। इंडेमनिटी के अंदर जो परिभाषा का मतलब है कि इंडेमनिटी के अंदर एक पार्टी केवल दूसरे पार्टी के लॉसेस को इंडेमनीफाई करने का, क्षतिपूर्ति करने का, हानि रक्षा करने का गारंटी लेता है, मतलब जिम्मा लेता है कि हम तुम्हारा लॉस जो होगा उस लॉसेस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसका जिम्मा सिर्फ लेने का काम कौन करता है? इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करता है। और गारंटी के अंदर एक व्यक्ति गारंटी देता है कि अगर वो कुछ भी नुकसान देता है तो उसका गारंटी हम लेते हैं, हम आपको पेमेंट करेंगे। ये बैंक में होता है, याद रखिएगा। बैंक में गारंटी बहुत खतरनाक चीज़ है। 2 आदमी एक बैंक लोन दे रहा है, एक पार्टी लोन ले रहा है, आप गए गारंटर बनने, कल हो के लोन नहीं चुकाएगा तो चुकाना आपको पड़ेगा, क्योंकि गारंटर से पैसा वसूलता है। इसमें कितने पार्टी होंगे? इसमें 2 पार्टी होंगे, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक आप हो गए। इसमें 3 पार्टी होगा ना, एक बैंक होगा, एक लोन लेने वाला होगा और एक गारंटर होगा। तो बैंक, लोन लेने वाला, 3। तो पहला आता है प्रिंसिपल डेटर, बैंक जो देने वाला पैसा है, प्रिंसिपल क्रेडिटर जो लोन ले रहा है, तीसरा श्योरिटी का मतलब गारंटी देने वाला। तो 3 पार्टी इसके अंदर होंगे। इसका उद्देश्य भावी तथा अनिश्चित घटना से बचना है। फ्यूचर में अगर कोई लॉसेस हो रहा है उस लॉस से बचना है। और इसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के ऋण चुकाने के उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेना है कि अगर वो नहीं चुकाएगा तो हम देंगे। ये सरदर्द है। इसमें प्रतिभूति अनुबंध सम्मिलित नहीं होता है। इसके अंदर कभी भी याद रखिएगा गारंटी नहीं होता है और उसके अंदर इंडेमनिटी होता है। इसमें हानि रक्षक
किसी अनिश्चित घटना या व्यवहार के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति करने का वचन देता है कि अगर कुछ होता है आपको लॉस, तो उस लॉस को हम पूरा करेंगे। पूरा नहीं देंगे, गाड़ी आपका टूट गया, गाड़ी हम थोड़ी देंगे, उस गाड़ी को बनाने में जो खर्चा लगेगा वो देंगे। अब बोलिएगा नहीं हमको नया गाड़ी दे दीजिए, वो नहीं देंगे। जो टूटा है, अगर एक टायर टूटा है या एक पीछे का लाइट टूटा है तो हम सिर्फ पीछे का लाइट देंगे। और उसमें बोलता है कि भैया पूरा आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ इच्छा, इसमें यह आवश्यक नहीं है कि हानि रक्षाधारी के कहने या इच्छा पर क्षतिपूर्ति का वचन दे। उसकी इच्छा वाला नहीं है, जबकि वहाँ इच्छा है। यहाँ भैया देना पड़ेगा ना, आपने गारंटी लिया तो देना पड़ेगा। उसके आगे लिखा नेचर क्या है, हानि रक्षा का अनुबंध हानि के परिशोध के लिए होता है। यानी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन इज़ फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ लॉसेस, यानी जो लॉस हो रहा है उसको ठीक करने के लिए, उसको अमोर्टाइज करने के लिए होता है, और ऋणदाता की जमानत के लिए उसमें होता है। अब बोले निक्षेप अनुबंध क्या है और निक्षेपी तथा निक्षेप ग्रहीता के अधिकार क्या है। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे निक्षेप अनुबंध, फिर बता देते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी एक व्यक्ति से संपत्ति लेता है और विशेष उद्देश्य पूरा होने के बाद संपत्ति वापस कर देता है, तो ऐसे अनुबंध को निक्षेप अनुबंध कहते हैं। जैसे कोई आदमी शादी विवाह में गाड़ी भाड़े पर लाता है, टेंट हाउस भाड़े पर लाता है ना। अब बताइए 10 दिन के लिए हम कहीं जा रहे हैं, हम अपनी गाय जो है अपने पड़ोसी को दे के चले गए, भैया इसको थोड़ा देख रेख इसका कीजिएगा, 10 दिन बाद हम आएंगे अपनी गाय ले लेंगे। 10 दिन तक आप देख रेख करिए। 10 दिन तक देख रेख करने के लिए अगर हम पड़ोसी को दिए और पड़ोसी देख रेख कर रहा है 10 दिन के लिए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो हमारे और पड़ोसी के बीच में हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। कहीं कोई उसी को हम लोग बोलते हैं बेलमेंट, निक्षेप। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता है कि एक निक्षेपी का मतलब जो अपना संपत्ति दे के गया है उसका क्या अधिकार है और क्या उत्तरदायित्व है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हमने किसी से भाड़े पर गाड़ी लिया शादी के लिए, तो जो गाड़ी का मालिक है उसको बोलते हैं निक्षेपी, बेलर। देखो क्या बोलते हैं, बेलर। यहाँ जो माल देता है उसको बोलते हैं बेलर, और जो माल किराए पर लेता है उसको बोलते हैं बेली, निक्षेप ग्रहीता। तो बेलर का क्या राइट होगा बताइए, माल देने वाले का? कि पहला उसका राइट होगा हमसे पैसा लेगा, दूसरा समय पर माल वापस लेगा, तीसरा अगर कोई लॉस हुआ है उस गाड़ी में तो हमसे वसूलेगा। तो वही यहाँ लिखा है कि क्या अधिकार है। तो एक करके ध्यान दीजिएगा, बेलर और बेली का। ये बेली मतलब समझते हो कस्टमर का क्या राइट है, तो कस्टमर का अधिकार लिखा है कि क्या अधिकार है कस्टमर का। फिर कस्टमर का दायित्व क्या है, तो पहला कस्टमर का अधिकार है क्षतिपूर्ति का अधिकार, आवश्यक व्यय पाने का अधिकार, असाधारण व्यय पाने का अधिकार, निक्षेपी के पूर्व खनन के क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार। ये सारे अधिकार हैं उसके पास। अब सोचिए एक करके समझा देते, सारा समझाना तो संभव नहीं है। क्षतिपूर्ति का अधिकार बताओ जी, अगर हमने आपसे एक गाड़ी लिया भाड़े पर और हम बोले गाड़ी वेल मेंटेन होनी चाहिए, आप दिए भी, लेकिन गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, पता चला कि आपको जानकारी पहले से था कि गाड़ी आपकी ख़राब है, और रास्ते में जंगल में हम लोग रहे जिसके कारण हम लोग से लूटपाट हो गया और 6,000 रुपये हम लोगों का लॉस हो गया। तो 6,000 किससे वसूलना चाहिए, गाड़ी के मालिक से वसूलना चाहिए, नहीं वसूलना चाहिए? तो बोलता है जितना लॉस हुआ है सब गाड़ी के मालिक से वसूलेंगे, क्योंकि इसकी गलती के कारण हुआ है ना। तो गलती इसकी है और इसकी गलती के कारण जो लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई भी इसी से करेंगे, यही आपको यहाँ देखना है। तो ये अधिकार है किसके, परचेजर के, और ये कर्तव्य है परचेजर के। जो परचेजर है, जो सामान लेने वाला है, उसके कर्तव्य हैं। देखिए बताइए, हम किसी से भाड़े पर गाड़ी कार लेकर आते हैं शादी विवाह के दिन, तो बोलता है कि निक्षेपित माल की देखभाल करना, तो मेरी ड्यूटी है ना। हमारे घर में अगर गाड़ी आई या टेंट हाउस का सामान लाए हैं तो मेरी ड्यूटी है कि उसका सामान सुरक्षित रखें, मेरी ड्यूटी है। वही यहाँ ड्यूटी देख रहे हैं कि एक कस्टमर का क्या ड्यूटी होता है, जो सामान आप लाते हैं किराए पर, उसके संबंध में क्या ड्यूटी होता है, तो उसका देखभाल करना। नोट टू एक्ट बोलता है कि निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध काम नहीं करना। अगर उसका शर्त था कि भैया ये मेरा कंडीशन है तो उसके अगेंस्ट कोई काम मत कीजिए। अब जैसे हम किसी से भाड़ा पर गाड़ी लेके चले गए पटना, अब बोला था भैया जाइएगा और आइएगा, बस उसी का हम पैसा लिए और आप वही काम कीजिएगा। अब हम पटना गए और क्या देखे कि वहाँ भाड़ा पर चल रहा है, ज़रूरत है किसी आदमी को गाड़ी। अब हम क्या किए, हम भी वहाँ भाड़ा पर लगा दिए, हम लेके गए थे भाड़े पर और हम भी उसका गाड़ी भाड़े पर लगा दिए बिना कुछ पूछे। तो बताइए गलत बात है ना। मेरी ड्यूटी थी, हमको नहीं करना चाहिए था, हमारा एग्रीमेंट में ऐसा बात नहीं लिखा था। आगे बोलता है माल का अनाधिकृत उपयोग ना करना, नहीं ऐसा काम नहीं करना माल का जो अनऑथराइज्ड हो, जो पहले से कहीं से परमिटेड नहीं हो। निक्षेप के माल को निजी माल से ना मिलाना और माल को वापस करना। भैया हम गाड़ी अगर लाए हैं तो फिर वापस करेंगे ना, मेरी ड्यूटी बनती है। तो बोलता है कि जो किराए पर लेता है उसकी ड्यूटी क्या बनती थी ये। अब बोल रहा है सहमति क्या है और इसके लिए आवश्यकता तो बताइए। सहमति का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट करते हैं तो सामने वाला एग्री होना चाहिए ना, हाँ बोलेगा ना कि हाँ हमको चाहिए। तो अगर सामने वाला एग्री होता है, सहमत होता है किसी बात को लेके, तो उसको बोलते हैं सहमति। देखिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर तथा एक ही अर्थ में सहमत होते हैं तो उसे सहमति कहते हैं। एक ही बात तथा एक ही अर्थ में, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी अर्थ अलग अलग हो जाता है।
जैसे पहला वाला कुछ और सोच रहा है, दूसरा वाला कुछ और सोच रहा है, तो दोनों का बात एक ही हो और अर्थ भी एक ही हो और दोनों पार्टी अगर एग्री हो तो उसको सहमति बोलते हैं। हम जो बात बोलना चाह रहे हैं, सामने वाला वही बात सुनना चाह रहा है, हम और वो दोनों एक ही बात पर एग्री हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सहमति। और सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, उसके लिए आवश्यकता तो क्या क्या है, तो सहमति स्वतंत्र होने के लिए आवश्यकता, तो आपके पास थोड़ा इसको देख लीजिएगा, एक बार चला देते हैं। सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, उसके लिए 5 चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर किसी से सहमति, बताओ जी हम किसी से ज़मीन खरीदेंगे तो सामने वाला हाँ बोल रहा है, हाँ हम सतीश जी को ज़मीन बेचेंगे, तो कैसे पता चला कि वो सही बोल रहा है, अपनी इच्छा से बोल रहा है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके बेटे को किडनैप कर लिया कनपट्टी पर बंदूक ताने हुए कि नहीं बेचेगा तो गोली मार देंगे, तो डर से भी तो बेच सकता है। तो कोर्ट कैसे जानेगा कि इसका सहमति स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से बेचना चाहता है या कोई दबाव है इसके ऊपर। तो कोर्ट उसके लिए ये तय किया है कि अगर कोई सहमति यानी किसी से हाँ बुलवाए, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो अपनी इच्छा से ही बोलेगा, ज़बरदस्ती भी बोलता है, मालूम है कि नहीं, प्रेशर में भी बोलना पड़ता है, हाँ झूठ भी बोलना पड़ता है। तो ये बोल रहा है कि आप कैसे पकड़ोगे सहमति सही है या गलत है, तो बोलता है अगर किसी व्यक्ति से हाँ बुलवाया गया, उससे सहमति ली गई है और सहमति लेने में इस 5 में से किसी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो माना जाएगा कि सहमति जो है वो स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से दिया है। अब हमसे कोई हाँ बुलवाया किसी काम को करने के लिए, तो कैसे पता चलेगा कि हम अपनी इच्छा से हाँ बोले हैं कि प्रेशर में बोले हैं। बहुत सारी चीज़ होता है, धमकी दे दिया कि अगर नहीं बोला हाँ तो सोच लेना कल का सूरज देखने नहीं देंगे, तो आदमी डर से तो बोल देता है। तो भैया यहाँ पे आपको देखना है कि अगर कोई हाँ बोला है, अपनी सहमति दिया है, तो कैसे पता चलेगा कि वो सहमति स्वतंत्र है या नहीं है। तो बोलता है अगर सहमति लेते समय इन 5 में से किसी का इस्तेमाल हुआ है तो सहमति स्वतंत्र नहीं होगी। क्या क्या है भैया, तो पहला जानते हो उत्पीड़न, जिसको दबाव ज़बरदस्ती समझते हो। उसके बाद होता है अनुचित प्रभाव, गलत ढंग से ऐसा माहौल बना दिया कि आदमी को मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। कपट, धोखा, अगर धोखा दे के हाँ बुलवाएं तो फिर सहमति स्वतंत्र नहीं है। अब धोखे से साइन करा लिया तो कैसे मानेंगे सहमति स्वतंत्र होगी, धोखे से साइन कराएंगे सहमति स्वतंत्र नहीं होगी। उसके नीचे बोलता है मिथ्या वर्णन, मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत झूठ बोल दिया हमसे, और मिस्टेक। ये 5 का इस्तेमाल अगर किसी से हाँ बुलवाने में हुआ है, ये 5 का इस्तेमाल करके अगर किसी से हाँ बुलवाए हैं तो सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। बोलता है सहमति के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए, दोनों पक्षकार एक ही बात पर सहमत होने चाहिए और दोनों पक्षकारों के ठहराव की विषय वस्तु तथा तथ्य के संबंध में समान भाव होना चाहिए। अनेक बोलता है कि मिनिमम 2 पार्टी होनी चाहिए, सेम फैक्ट और सेम सेंस, सेम मीनिंग और सेम सेंस होना चाहिए, तभी सहमति स्वतंत्र मानी जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है बालक लोग कि अनुबंध के समापन से आप क्या समझते हैं और ये कितने तरह से हो सकता है। बताइए, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट के समापन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना। कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम ख़त्म कर देते हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 2 पार्टी एक एग्रीमेंट बनाए, कॉन्ट्रैक्ट बनाए, कॉन्ट्रैक्ट को समापन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना मतलब फाड़ देना। तो भैया कैसे कैसे ख़त्म हो सकता है, एग्रीमेंट तो बन गया, कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे टूट सकता है। तो टूटने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला ये तरीका हो सकता है, जब दोनों पक्षकार अपने अपने प्रॉमिस को पूरा कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, हम आपको पढ़ाने का जिम्मा लिए, आप बोले सर पढ़ेंगे, आपने फ़ी दिया, मैंने आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा, एक बार पैसा दीजिएगा उसको हर सेमेस्टर में यूज़ कीजिएगा, नहीं ना। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 महीने के लिए रिचार्ज किया जियो से कि भैया हमको आज से इस डेट तक रिचार्ज दे दीजिए, आप रिचार्ज किए, जियो आपको सर्विसेज दिया 1 महीने तक, जैसे 1 महीना ख़त्म कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट टूटने का पहला कारण हो सकता है कि जब दोनों पार्टी अपने अपने प्रॉमिस को, प्रतिज्ञा को पूरा कर देता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टूट जाता है। आपने बस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, भैया हमको रांची जाना है, बस वाला बोला 200 रुपये लगेगा, अब आप रेडी हो गए, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वो रांची पहुंचा दिया, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। तो कॉन्ट्रैक्ट टूटने का पहला कारण है जब दोनों पक्षकार अपने अपने प्रॉमिस को पूरा कर देता है। उसी को यहाँ लिखा है बाई एक्सक्यूशन, निष्पादन द्वारा। निष्पादन का मतलब होता है कि जब दोनों पार्टी अपने अपने वचन को, अपने अपने प्रॉमिस को पूरा कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टूट जाता है। दूसरा बोलता है पारस्परिक सहमति। अब सवाल है कि पूरा नहीं कर रहे दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन सहमत हो गया दोनों की, तोड़ दो, तो टूट सकता है। जैसे अब कोई बच्चा को हम फ़ी मांग रहे हैं, बोला नहीं देंगे सर, बोला हम भी नहीं पढ़ाएंगे जाओ, तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, वहाँ भी तो कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है। तीसरा बोलता है निष्पादन की असंभवता द्वारा, यानी जब किसी चीज़ को पूरा करना संभव ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा। अब जैसे गाय बेचने का हम कॉन्ट्रैक्ट किए किसी व्यक्ति से कि भैया ये मेरी गाय है, हम इसको बेचेंगे,
लेकिन ये अगले महीना हम आपको डिलीवर करेंगे, अगले महीना देंगे हम गाय को। वो पैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब गाय जस्ट देने से, जिस दिन देने का समय है उससे 10 दिन पहले गाय मर गई। अब बताओ, अब वो आदमी आगे बोल रहा हम पैसा दिए ना, हमको गाय चाहिए, वही गाय चाहिए। क्या संभव है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना? संभव तो नहीं, गाय तो मर गई है। तो ऐसी स्थिति में जब संभव नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे, भैया पैसा लो और चलो निकलो। अब वो गाय हम तुमको नहीं दे सकते। तो असंभव अगर हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना, तो ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। अगर कोई कानून लागू हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। आगे बोलता है अवधि वर्जित होने पर, बताइए हम 1 साल के लिए एग्रीमेंट किए थे, 1 साल खत्म हो जाएगा, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। महत्वपूर्ण परिवर्तन, बताइए अगर एग्रीमेंट में बड़े बड़े चेंजेस कर दिए गए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा भैया। और लास्ट है खंडन द्वारा, अगर चाहेंगे तो हम लोग उसको खंडित कर सकते हैं, बीच में भी तोड़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एक अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कि दोनों पार्टी, दोनों पक्षकार अपने अपने वचन को पूरा करके, दोनों पक्षकार की सहमति से, निष्पादन असंभव होने से, किसी कानून के लागू होने से, समय समाप्त होने से, महत्वपूर्ण परिवर्तन से और खंडन द्वारा आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। और ये लास्ट मॉडल पेपर है, एक आपका बिनोवा यूनिवर्सिटी दिया हुआ है बीवीयू। तो बीवीयू के मॉडल पेपर को देखिए और इसको मॉडल पेपर को देखिए। अच्छी तैयारी आप करके अपने एग्ज़ाम में जाइए और अच्छा मार्क्स लाइए। धन्यवाद।